हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट में आज का एपिसोड बहुत ही खौफनाक और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली फॉरेस्ट कैंपिंग की कहानी है। 6 मई 2008 की बात है। दोपहर का समय था। एक 54 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम रिकी विलियम्स है, पश्चिमी वर्जीनिया के डेसिमल क्रीक में कुछ मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था। रिकी को ट्राउट फिश पाने की उम्मीद थी। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। आज वह काफी परेशान था। इससे पहले वह घंटों घंटों तक मछली पकड़ता था, तब उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज वह और उसका कुत्ता जो उसके साथ रहता था, दोनों ही काफी भूखे थे, क्योंकि वे लोग इन जंगलों में बहुत दिनों से कैंपिंग में थे और कई हफ्तों से उनका खाना भी खत्म हो गया था। इसी तरह यदि आज उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी, तो आज भूखे रहना भारी पड़ेगा। जिस जगह पर रिकी डेसिमल क्रीक में मछली पकड़ रहा था, वह एक सुंदर और एकांत स्थान था। यहाँ पर पश्चिमी वर्जीनिया के पर्वत और जंगलों से होकर एक एप्लाचियन नाम का ट्रेल भी था। यह एप्लाचियन ट्रेल एक बहुत ही प्रसिद्ध 2200 मीटर लंबा एक रास्ता था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर से नीचे तक चलता है। और यह काफ़ी फेमस है, क्योंकि लोगों के लिए यह एप्लिचियन ट्रेल विशेष कोड है। इस एप्लिचियन ट्रेल पर जो भी पैदल यात्री होते हैं, वे उस रास्ते आने जाने वाले लोगों की हमेशा मदद करते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो, तो आपकी सहायता करने के लिए वे लोग तत्पर रहते हैं। वहाँ जितने भी पैदल यात्री होते हैं, वे हमेशा आसपास जिन भी लोगों को वो दिखते हैं, मिलते हैं, तो उनसे एक बार अवश्य पूछ लेते हैं कि क्या उन्हें कोई मदद की आवश्यकता है या नहीं। रिकी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उसी ट्रेल के बगल में ही डेसिमल क्रीक में मछली पकड़ रहा था। और यहाँ पर वो ये भी देख रहा था कि शायद कोई पैदल यात्री उस ट्रेल से होकर के गुजरे और उसकी नज़र उस पर पड़े, तो वो उनसे अपने लिए भोजन मांग ले। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है और उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक उसका कुत्ता जो उसके पास में बैठा हुआ था, वो अलग से आवाज़ निकाल करके रोने लगता है। जैसे ही वो रोता है और इधर-उधर भागता है, तो रिकी को शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर वो उसे शांत करने का प्रयास करता है। शांत नहीं होने पर वो उसे पकड़ लेता है कि तभी उसे किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसकी ओर आ रहा था। अब वो समझ जाता है कि शायद कोई शिकारी होगा, जिसकी वजह से उसका कुत्ता इस प्रकार से बिहेव कर रहा है। रिकी को यही बात की अंदेशा थी कि शायद कोई शिकारी होगा या फिर कोई पदयात्री होगा, जो रिकी को देख लिया है और उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ये आशंकित भी था, क्योंकि कुछ समय पहले ही वहाँ से लगभग 2 मील की दूरी में 2 हत्याएं हो चुकी थी और ये काफ़ी चर्चित भी थी। इस वजह से वो परेशान भी था, क्योंकि अब कुछ समय पहले से उन्हें ठीक ढंग से खाना नहीं मिला था और इस उम्र में वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। दिखने में वो काफ़ी दुबला-पतला लग रहा था। इसलिए जैसे ही उस आवाज़ को अपनी ओर आता हुआ वो सुनता है, तो उसने भी इधर से आवाज़ लगाई और कहने लगा कि आप इधर आ सकते हो। अब जैसे ही वो आवाज़ आने वाले व्यक्ति की ओर आई, वो पेड़ की झाड़ियों को चीरता हुआ रिकी के समीप पहुंचता है। वो लगभग 30 साल का एक नौजवान था। जैसे ही उसने रिकी को देखा कि एक बुढ़ा वहाँ पर पड़ा है और मछली मार रहा था, तो वो उनसे कहता है कि अरे, आप कैसे हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? ये सवाल जैसे ही वो व्यक्ति, 30 साल का वो व्यक्ति रिक्की से करता है, तो रिक्की सबसे पहले यही कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने-पीने की सामग्री है? तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? और वो अपने पास से कुछ चिप्स और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स रिक्की की ओर बढ़ाता है और फिर वो उसे अपना परिचय देता है। वह कहता है कि वो स्कॉट है
और वो और उसका एक मित्र यहीं समीप में ही कैंपिंग कर रहे हैं और वे लोग भी यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं। रिकी भी उससे कहता है कि मैं भी काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहा हूँ और यहीं पर मछली भी पकड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हाथ कुछ भी मछलियाँ नहीं पड़ी। इस पर स्कॉट उससे कहता है कि मैं आपको कुछ चारा जो मछलियों को खिलाने के लिए होती है देता हूँ और हम दोनों मिल कर के यहाँ पर मछलियाँ पकड़ेंगे। कुछ घंटों के अंदर ही रिकी और स्कॉट ने ढेर सारी ट्रॉट फिश पकड़ ली। अब चूंकि शाम का समय हो रहा था, जैसे ही वे लोग मछलियां पकड़ लेते हैं और अपने कैंप की ओर जाने लगते हैं, तो स्कॉट रिकी से कहता है कि क्यों ना आप हमारे साथ हमारे कैंप में चलिए, वहीं पर कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं। क्योंकि रिकी और उसका कुत्ता काफ़ी भूखा था और फिर रिकी ने सोचा कि इससे अच्छा निमंत्रण और क्या हो सकता है। वो उसके साथ वहाँ पर जाएगा और कुछ अच्छा खाना उसे खाने के लिए मिल सकता है। ये दोनों फिर उसी ओर बढ़ने लगे जहाँ पर स्कॉट की जो कैंपिंग लगी हुई थी। अब दोनों रास्ते पर चल ही रहे थे कि चलते चलते स्कॉट की जो फिशिंग रोड होती है वो ऊपर किसी झाड़ी में जाकर के फंस जाती है। अब वो उसे छुड़ाने का प्रयास करता है और साथ ही रिकी से कहता है कि आप यहीं से सीधे आप बढ़ते चलो जाओगे तो आपको हमारा कैंप नज़र आ जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद में रिकी उसी ओर बढ़ने लगता है और इधर स्कॉट अपनी फिशिंग रोड को उस झाड़ी से छुड़ाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार स्कॉट ने रिकी को डायरेक्शन बतलाया था, रिकी उसी ओर बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते वो पेड़ों के झुंड से निकल कर के एक खुला मैदान जैसा जगह पर पहुंचता है और वो देखता है कि सामने एक कैंप फायर लगी हुई है और वहां पर एक विशाल व्यक्ति झुक करके कुछ कर रहा है, जो स्कॉट से दुगना और रिकी से 4 गुना बड़ा नजर आ रहा था। जैसे ही रिकी वहां पर पहुंचता है और वो खड़ा होकर के उस व्यक्ति को देख रहा होता है, तब वो विशाल व्यक्ति को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई उसके पास आने का प्रयास कर रहा है। वह अपना सिर उठा करके इधर उधर झांकने लगता है। बेशक उसकी नज़र स्कॉट को ढूंढ रही थी, जो वहां पर नज़र नहीं आ रहा था। अब जैसे ही उसने देखा कि वो व्यक्ति सामने की ओर आया हुआ है और उसके आसपास स्कॉट नहीं है, तो उसने तुरंत ही पास रखे एक मोटी लकड़ी को उठाया और उसके तरफ बहुत ही गुस्सैल तरीके से देखने लगा। इस बात को भांपते हुए रिकी ने अपना हाथ ऊपर की ओर उठा करके उससे कहने लगा कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे आपके दोस्त स्कॉट ने यहाँ का रास्ता बतलाया है। अब जैसे ही रिकी के मुंह से स्कॉट का नाम वह व्यक्ति सुनता है, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है कि तभी पीछे से स्कॉट आकर के रिकी की पीठ को थपथपाता है और कहता है कि अरे, तुम तो मेरे दोस्त से मिल ही चुके हो, ये शॉन है। और फिर वे दोनों कैंप फायर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे दोनों कैंप फायर के नज़दीक पहुंचते हैं, तो स्कॉट रिकी से कहता है कि वो शॉन के बगल में जाकर के बैठ जाए, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर जाकर के बैठ जाता है। जाहिर सी बात है कि कुछ समय पहले जो वहाँ का माहौल था, यानी दोनों एक दूसरे को देख कर के गुस्से में थे, इस बात को लेकर के रिकी परेशान ज़रूर था, लेकिन वो जाकर के वहाँ बैठ जाता है और वो चाह करके भी वहाँ से वापस जाने की नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो और उसका कुत्ता काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाए थे। उन्हें काफ़ी ज़ोर से भूख लगी थी और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी था कि उन लोगों ने रिकी को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया है। बहरहाल वहाँ पर स्कॉट भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद स्कॉट उठता है और उसी कैंप साइट में अपनी रखी हुई ट्रक से चाकू निकाल करके ले आता है। चाकू लाने के बाद में वो उन ट्रॉट मछलियों को लेकर के शॉन के पास जाता है। अब शॉन और स्कॉट दोनों मिलकर के उन ट्रॉट मछलियों से हड्डियों को अलग करने लग जाते हैं। यह देख करके रिकी भी उनसे कहता है कि मुझे भी एक चाकू दे दो, मैं भी उन मछलियों से हड्डियों को अलग कर लूं। इस पर वे दोनों मना करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन इधर रिकी जो अंदर अंदर डरा हुआ था, वो शॉन के चाकू चलाने की कला को देख करके काफ़ी हैरान था। वह बहुत ही
बहादुरी और बहुत कलाकारी से ट्रॉट मछलियों से हड्डियों को अलग कर रहा था। रिकी यह सब कुछ देख करके थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे डर लग रही थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही दो लोगों की हत्या हो चुकी थी उसी आसपास के क्षेत्र में। इस चीज को लेकर के वो अंदर ही अंदर काफी परेशान था। तभी उसने अपने आप अंदर से हिम्मत जुटाई और स्कॉट से कहा कि तुम मुझे एक चाकू दो ताकि मैं भी इन ट्रॉट मछलियों से हड्डियों को अलग कर सकूं। इस पर स्कॉट उनसे कहता है कि नहीं नहीं, हम और सान इसे बना लेंगे। ये बातें सुनने के बाद में रिकी उन दोनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ बतलाने की कोशिश कर रहा होता है कि बीच में ही स्कॉट पास में पड़े एक रेडियो को ऑन कर देता है। उसमें से कंट्री म्यूजिक बजने लगती है। म्यूजिक को सुनने के बाद में रिकी को हंसी आने लगती है। वो उन लोगों से कहता है कि एप्लेचियन ट्रेल जो है एक पवित्र जगह है। यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण में ही अपना समय बिताना चाहिए, ना कि इस प्रकार से शोरगुल या म्यूजिक बजा करके। दरअसल रिकी अंदर से डरा हुआ था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ पर एप्लीचियन ट्रेल में ही दो हत्याएं पहले हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि सामने जो स्कॉट और सॉन है वो दोनों मिल करके इस पर हमलावर हो जाएं। इसलिए उन्हें बातों में उलझा करके अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा था और बातों ही बातों में वो अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को उनके सामने रखता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही शांत माहौल है, यहाँ कितना अच्छा लगता है, और यह भी कहता है कि मैं अपने घर से ज़्यादा यहाँ पर रहना पसंद करता हूँ। इस प्रकार से वो उनके करीब जाता जा रहा था, उनसे एक जुड़ाव महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने जीवन के बारे में उन्हें बतलाता तो उनके तरफ से भी रिस्पॉन्स मिलता, अर्थात वे दोनों भी सिर हिला करके उनकी बातों पर हाँ में हाँ, ना में ना मिला रहे थे। इससे वो थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि स्कॉट और सान ने इसी बीच में मछलियों से सारी हड्डियों को अलग कर लिया था। अलग होने के बाद स्कॉट खड़ा होता है और वहां पर रखी चाकुओं को लेकर के वापस से ट्रक में जाकर रख देता है। जब वो उसे रखता है तब इधर रिक्की अपने आप में बहुत ही हल्का महसूस करने लगता है। अब वो किसी प्रकार से नहीं डर रहा था। अब ये तीनों बैठ करके वहां पर आग ताप रहे होते हैं। इधर सॉन बनी हुई मछलियों को उस आग में पका रहा था। जैसे ही वो पककर तैयार हो जाता है, ये लोग उठते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। रिक्की अपने कुत्ते के लिए भी भोजन देता है। अब सारे लोग खा चुके थे। खाने के बाद में बची हुई चीज़ों को वे लोग इकट्ठा करते हैं और अपने कैंप साइट से बहुत दूर डाल आते हैं, ताकि उनकी गंध को सूंघ करके कोई भी जंगली जानवर उस कैंप साइट तक ना आ सके। अब रिकी अपने सारे सामानों को समेटता है। समेटने के बाद में स्कॉट और सॉन से विदाई लेता है और उन्हें धन्यवाद दे करके अपने कुत्ते के साथ अपने कैंप साइट की ओर बढ़ने लगता है। अभी वो 10 से 15 फीट की दूरी ही चला था कि उसने एक बार पुनः स्कॉट और सॉन को देखने के लिए पीछे मुड़ा। अब जैसे ही मुड़ा तो उस जगह पर एक छोटा सा धमाका होता है, जो काफी आवाज के साथ उस क्षेत्र में फैल जाती है। क्योंकि उस समय में पूरा वातावरण शांत था, वो इलाका बहुत शांत था, इसीलिए वो छोटी सी आवाज भी काफी तेज सुनाई देती है। अभी ये धमाके हुए ही थे कि आधा घंटे के बाद वहां से लगभग 4 मील की दूरी में एक घर है। उस घर में दो महिलाएं एक साथ रहा करती थी। अचानक ही उनके दरवाजे की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है, मानो कोई बाहर आ करके उनके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। इस पर वे दोनों अलर्ट हो जाती हैं। उनमें से एक महिला लपक करके अपने फ़ोन की तरफ जाती है और दूसरी महिला दरवाजे की तरफ, और वो दरवाजे के पास पहुंच करके बगैर खोले अंदर से ही बाहर झांकने का प्रयास करती है। लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अब उसने काफ़ी हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी को थोड़ी सी खोल करके बाहर झांकने का प्रयास किया, तो बाहर का नज़ारा देख करके वो लगभग बेहोशी की हालत में चली जाती है। बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। वह
पूरी तरह से खून से लथपथ था, मानो उसे किसी खून के कंटेनर में डाल करके बाहर निकाला गया हो। अब जैसे ही उसने देखा कि वो अपने हाथों से गर्दन को दबा रहा है और उस गर्दन से बहुत सारे फुहारे निकल रहे थे। मसलन खून वहाँ से तेजी से बाहर निकल रहा था। अब वो व्यक्ति उस महिला से बात करने का प्रयास भी कर रहा था और उसने सिर्फ डेसिमल क्रीक कहा और वहीं पर नीचे गिर गया। गिरने के बाद उस महिला ने आसपास देखना चाहा तो उसे दूर में एक गाड़ी दिखाई दी। अब उस गाड़ी को देखने के बाद वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो खुद बेहोशी की हालत में थी, तो उसने तुरंत ही अपने साथ रहने वाली महिला को आवाज़ दे करके पुलिस को बुलाने के लिए कहा। इधर दूसरी महिला 911 में कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस को इस घटना के बारे में जानकारी देती है। तुरंत ही पुलिस अपनी टीम के साथ पूरे लौ लश्कर के साथ एक एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचती है। उन लोगों ने देखा कि उस महिला के घर के बरामदे में एक व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है। साथ ही उन लोगों ने सर्च करके देखा तो पास खड़ी गाड़ी में भी एक और व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई थी। अब इन दोनों को लेकर के पुलिस एम्बुलेंस में डालती है और साथ आए डॉक्टर उनका प्राथमिक इलाज करते हुए उसे हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे थे। अभी पुलिस की गाड़ी रास्ते पर ही थी, वो पगडंडियों से होकर के जा रही थी कि सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। वो गाड़ी को कभी इधर कभी उधर ऐसा वो चला रहा था। अब पुलिस वाले जैसे ही उसके सामने पहुंचते हैं तो उन लोगों को भी बैलेंस करने में दिक्कत होती है और वे लोग गाड़ी को एक किनारे लगा देते हैं। जैसे ही वे लोग गाड़ी को किनारे करते हैं कि सामने जो ट्रक आ रहा था वो इधर-उधर धक्का मारते हुए आगे जा कर के रोल करता है और गाड़ी रुक जाती है। अब पुलिस वाले तुरंत उतरते हैं और अपने साथ बंदूक वगैरह लेकर के उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर है जो जख्मी हो चुका था। अब पुलिस इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ करके देख रही थी, लेकिन वो कहीं से भी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही थी। इन तीनों लोगों को पुलिस ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराती है और उनका इलाज शुरू हो जाता है। लगभग आधा घंटे के बाद पुलिस पुनः उसी क्षेत्र में आती है जहां पर इन लोगों को पाया था। अब पुलिस वहां पर छानबीन शुरू करती है। उसने अपनी छानबीन उसी जगह से शुरू की जहां पर ये लोग मिले थे और फिर महिलाओं ने यह भी बतलाया था कि उसके बरामदे में गिरने वाला व्यक्ति ने आखिरी बार डेसिमल क्रीक का नाम लिया था। इसलिए पुलिस उस आसपास के क्षेत्र में जितने भी कैंप हो सकते हैं उन्हें ढूंढना शुरू किया। अब ये सर्च अभियान चल ही रहा था कि उन्हें एक कैंप साइट दिखाई देता है। ये कैंप साइट बिल्कुल ही अलग कैंप साइट था। वो उस कैंप साइट जैसा नहीं था जहाँ पर रिकी, स्कॉट और शॉन ने एक साथ खाना खाया था। ये बिल्कुल ही अलग था। जैसे ही पुलिस वाले उस कैंप के पास पहुंचते हैं तो उन लोगों ने अंदर झांक करके देखा तो वहां पर बहुत सारे सामान पड़े हुए थे, जैसे कि कुछ चाकू, हथियार वगैरह। साथ ही पुलिस की एक जो स्कैनर होती है वो भी वहां पर पड़ी हुई थी। उन लोगों ने पूरे कैंप में छानबीन शुरू किया। अंदर की ओर पूरी तरह से देखा तो उन्हें बहुत सारे गॉगल्स, चश्मे वगैरह नजर आए। साथ ही कुछ महिलाओं के वस्त्र वगैरह भी उन्हें दिखाई दिया। पुलिस छानबीन कर रही थी तो उन्हें एक टेप रिकॉर्डर भी हाथ में लगता है। जब पुलिस उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करके सुनती है तो बिल्कुल ही डर जाती है, क्योंकि उसमें अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण थे। साथ ही कुछ अजीब-गरीब शब्द बोले जा रहे थे, जिससे पुलिस बिल्कुल डर जाती है और वो यह समझ चुकी थी कि ये हो ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई हो, वो यहाँ पर कैंप कर रहा है। साथ ही पुलिस को वहां पर रखी एक बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलती है। पुलिस वाले जैसे ही उस बर्थ सर्टिफिकेट में छपे नाम को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक जाना पहचाना नाम दिख रहा था। ये जाना पहचाना नाम ना केवल पुलिस वालों के लिए था, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले आसपास के बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी थी और वे सभी लोग
इस नाम को अच्छी तरह से जानते थे और वो नाम था रांडेल ली स्मिथ। ये रांडेल ली स्मिथ और कोई नहीं बल्कि रिकी विलियम्स ही था, जो अपना नाम बदल करके वहां पर रह रहा था। उसी ने 1981 में एप्लेचियन ट्रेल में 2 पदयात्रियों की हत्या की थी और उसकी सजा उसे मिली थी। 15 साल की सजा काटने के बाद 1996 में उसके अच्छे व्यवहार, अच्छे चाल चलन, आचरण की वजह से हमेशा के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद रांडेल अपनी मां के साथ 10 वर्षों तक रहा। उसे एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहना दिया गया था ताकि पुलिस उस पर नज़र बनाए रखे कि वो नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। लेकिन 2008 आते-आते उसका यह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट भी उतार दिया गया था। अब जैसे ही ब्रेसलेट उतर जाते हैं तो वो अपनी माँ के साथ रहना उचित नहीं समझता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। मसलन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अंततः वो अपना सारा सामान पैक करता है और अपने कुत्ते को पकड़ करके बाहर चला जाता है और बाहर वो एप्लाचियन ट्रेल पर अपने लिए एक कैंप साइट बना लेता है और वहीं पर रहने लगता है। अब हम आते हैं उस दिन में जब रिकी उर्फ रांडेल स्कॉट और सान से विदा लेकर के अपने कैंप साइट में जाने लगता है। जैसे ही वो कैंप साइट की ओर जा रहा होता है, 10 से 15 फीट की दूरी पर जाने के बाद जब वह पलटता है तो पलटने के साथ ही वो अपने साथ लाए हुए बंदूक से सॉन की ओर गोली चला देता है। गोली उसके गर्दन में लगती है। सॉन उसे समझ जाता है और तुरंत अपने हाथ से उस घाव में, उस गोली लगे जगह पर हाथ से जोर से दबा करके खून को बहने से रोकने का प्रयास करता है। इधर रांडेल अंधाधुंध गोलियां चला रहा होता है। उस गोलियों से बचने के लिए स्कॉट भी भागता फिर रहा था। उसे भी कुछ गोलियां लगती है और वो अंधेरे का फायदा उठा करके जंगल की ओर भाग जाता है। इधर गोली लगने की वजह से सॉन वहीं पर गिर जाता है। तब तक रांडेल उसके समीप आ चुका था। उसने बंदूक लहराते हुए सॉन के छाती में गोली दाग दी। अब गोली लगने से वह और भी घायल हो जाता है। सोन इस तरह से अपने आप अंदर से एनर्जी को जमा करता है और ना जाने उसके अंदर में कहाँ से एक एनर्जी आती है और वो उठ खड़ा होता है और रांडेल को धक्का दे देता है। जैसे ही रांडेल नीचे गिरता है तो सॉन भागता हुआ अपने ट्रक की ओर जाता है और तुरंत से उसे स्टार्ट करके वो भी उस अंधेरे का फायदा उठा करके झाड़ियों के बीच से होता हुआ भाग निकलता है। भागते भागते वो तेज गति से आगे बढ़ ही रहा था कि दूर में उसे स्कॉट नजर आ जाता है। वो स्कॉट के समीप जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। अब ये दोनों बैठ करके एक दूसरी दिशा की ओर भागने लगते हैं और अपने लिए मदद खोजने लगते हैं। जब ये लोग भाग रहे थे तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पर वही 2 महिलाएं रह रही थी। किसी प्रकार सॉन अपने आप एनर्जी इकट्ठा करता है और भागता हुआ उसी घर के दरवाजे के पास पहुंचता है और जोर जोर से पीटता है और फिर वैसा ही होता है जैसा मैंने इससे पहले आपको कहानी में बतलाई। वो महिला आकर के देखती है तो वो सॉन ही था जो ऊपर से नीचे खून से नहाया हुआ नजर आ रहा था। और जब पुलिस छानबीन करती है तो उसे गाड़ी में एक और बॉडी मिलती है। तो ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि स्कॉट की थी। स्कॉट और सॉन को जब पुलिस वाले एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल की ओर ले जा रहे थे तो रास्ते में जो ट्रक अपने बैलेंस खो करके इधर उधर चलता हुआ आ रहा था तो उस ट्रक को कोई और नहीं बल्कि रिकी उर्फ रांडेल ही चला रहा था। रांडेल ही वो व्यक्ति था जो इधर उधर टकराते बचाते उस ट्रक को चलाता हुआ पुलिस की गाड़ी की ओर आ रहा था। जब उनका आमना सामना होता है तो बचाने के क्रम में उसकी ट्रक 2-3 चक्कर घूम जाती है और फाइनली एक तरफ जा कर के रुक जाती है, जिसकी वजह से रांडेल को भी काफ़ी चोट लगती है। अब पुलिस वाले
उसे भी अपने साथ ले जाते हैं और अस्पताल में भर्ती करते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ 4 दिन के लिए ही जिंदा था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर स्कॉट और शॉन का भी इलाज होता है और वे लोग ठीक होकर के अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन ये दोनों आज तक यह नहीं समझ पाए कि आखिर रिकी ने उन लोगों पर गोलियां क्यों चलाई और फिर 1981 में जो 2 हत्याएं हुई थी, उन हत्याओं के पीछे इसका क्या मकसद रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। और हाँ, आप अपने उस लोकेशन को भी शेयर ज़रूर से करें जहां से आप इस कहानी को सुन रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो या पॉडकास्ट इसमें अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।